कहानी का ये 18वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। धारा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। दादी और दादी बुआ ने उसका आरती करके हवेली में प्रवेश करवाया। कुछ देर बाद सबके पास बैठकर बातचीत करने के बाद दादी ने उसे उसके कमरे में भेज दिया। रात को धारा एक्वेरियम के पास खड़ी होकर मछलियों को खाना डाल रही थी और सारी मछलियां ऊपर आकर अपना खाना मुंह में भरकर नीचे की ओर चली जाती और फिर वापस ऊपर आ जाती। धारा उनकी अटखेलियां देखकर मुस्कुरा रही थी। मान उसे रूम तक छोड़कर वापस किसी काम से चला गया था और धारा भी चेंज करके सबसे पहले अपनी सखियों से मिलने आई थी। वह सब भी पूंछ हिलाकर और मुंह खोलकर धारा से मिलने आ रही थी। कुछ देर तक उनको खाना खिलाकर और उनके साथ खेलकर धारा थकान महसूस करने लगी तो आकर लेट गई। सुबह से उसके दिमाग में विराज की बातें और सुरेखा जी का नंबर घूम रहा था। वो बार बार फोन को खोल कर देखती पर मान की वजह से हिम्मत नहीं कर पा रही थी। सुबह ही पूछने पर सख्ती से मना कर दिया था उनसे बात करने को, पर अभी मान रूम में नहीं था तो पता नहीं क्यों बार बार दिल कर रहा था कि एक बार सुरेखा जी से बात कर ही ले। शादी पर उनसे मिली थी आखिरी बार जब वो उसे गले लगाकर आशीर्वाद देकर गई थी। उस वक्त उनके अंदर तड़प महसूस की थी धारा ने। आंखों की बेचैनी बता रही थी कि वो कितनी शिद्दत से चाह रही थी कि एक बार मान से मिल ले। उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी मान के रूम तक जाने की। धारा को गले लगाकर बहुत सी दुआएं दी थी। उनको याद करते हुए धारा ने आखिर उन्हें फोन लगा ही दिया। किससे बात कर रही हो? मान धारा के करीब ही आकर बैठ गया था। तब उसे पता चला मान के रूम में आने का। कानों में ईयरफोन जो लगे थे पता ही नहीं चला। धारा का चेहरा सफेद पड़ गया मान को अपने इतने करीब देखकर। उधर सुरेखा जी भी फोन पर बनी हुई थी। उन्होंने भी मान की आवाज सुन ली थी और तब भी फोन पर बनी हुई थी उसकी आवाज सुनने की खातिर। धारा अटकते हुए बोली कि किसी से नहीं, वो मेरी फ्रेंड है, उसी से बात कर रही थी। पहले थोड़ी घबराई फिर तुरंत संभल कर जवाब दिया, पर मान ने उसके हाथों में रखा फोन ले लिया। पहले ही उसकी स्क्रीन पर लिखे नाम पर नजर पड़ चुकी थी और धारा का झूठ तुरंत ही पकड़ लिया। मान उसे घूर कर बोला, सुबह ही मना कर दिया था ना मैंने कि कोई बात नहीं करनी उनसे कभी भी। पहले फोन डिस्कनेक्ट किया फिर धारा की तरफ नाराज नजरों से देखा। उम्मीद के खिलाफ काम किया था धारा ने और आज पहली बार मान को गुस्सा आया था उस पर। धारा हिचकिचाते हुए बोली, वो मैंने सोचा कि चोरी पकड़ी गई तो सोचा सच ही बता दिया जाए। मान गुस्से में बोला, अभी डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा सोचने से मना किया है और इस बारे में दोबारा कभी सोचना भी मत। पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ। ना चाहते हुए भी मान की आवाज सख्त हो गई थी और बहुत कोशिश के बाद भी गुस्सा रुक नहीं रहा था। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? माँ है वो आपकी। धारा ने इस बार बात करना ही सही समझा क्योंकि वो कभी भी सुरेखा जी का जिक्र भी नहीं करने देता था। मान रुके स्वर में बोला, तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता इसलिए तुम कुछ नहीं बोलोगी, समझी? और तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, चुपचाप सो जाओ। धारा की दवाइयां उसकी ओर बढ़ा दी, साथ ही दूध का गिलास भी, पर उससे कितना खफा था ये देख कर ही पता चल रहा था। मुझे सब पता है उनके बारे में और प्लीज आप भी सब भूल जाइए ना जो कुछ भी उन्होंने किया। बहुत रोती है वो आपके लिए। तड़प और शर्मिंदगी देखी है मैंने उनकी आंखों में। मान बोला, धारा प्लीज चुप हो जाओ। तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कह रही हो, इसलिए सो जाओ। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। धारा आज रुकी नहीं, वो आगे बोली, जन्म दिया है उन्होंने आपको, इस दुनिया में आप उनकी वजह से ही हो। क्या इस बात की खातिर आप उनको माफ नहीं कर सकते? वैसे भी काफी सजा दे चुके हैं आप उनके साथ साथ खुद को भी। मान हैरानी से बोला, मैं खुद को कोई सजा नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, और उनको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम बेकार के जिद मत करो। चेहरा ऐसा हुआ था जैसे किसी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। धारा उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोली, अच्छा, खुद को सजा नहीं दे रहे हैं आप, तो क्यों अपने पर्स में उनकी फोटो छुपा कर रखी हुई है? क्यों देखते हैं उन्हें बार बार अकेले में बैठकर? मान ने हैरत भरी आंखों से धारा को देखा। जीवन में पहली बार किसी ने उसकी ये चोरी पकड़ी थी। झेपते हुए मान ने मुंह फेर लिया।
आंखों में आंसू थे उनके जिक्र से, जिसे मां ने पहुंच दिया और फिर से चेहरा सख्त कर लिया। एक ठंडी सांस भरी थी। छोड़ गई थी वो मुझे, कभी प्यार नहीं किया। जब भी मुझे उनके प्यार की जरूरत थी, तड़प थी और दर्द था दिल का जो कभी खत्म नहीं होता था। और ये भी आज बहुत मुश्किल से बोल पाया था। बहुत पछताती है वो अपनी करनी पर। हर सजा भुगतने को तैयार है वो। बस आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। धारा के कहने के साथ ही मान ने पलटकर उसकी तरफ देखा। फिर उसे देखकर बोला, दूर रहो तुम उनसे, वो तुम्हें भी अपना जैसा बना देंगी। धारा बोली, मैं किसी के जैसी नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसे आप जानते हैं और हमेशा वैसे ही रहूंगी। पर एक बार दिल से उनको माफ करके देखिए, आपके खुद के दिल को चैन मिलेगा, ये मैं यकीन से कहती हूँ। आप भी तो तरसते हैं ना उनके लिए, उनके प्यार के लिए। एक बार एक कदम बढ़ाकर तो देखिए, जो हो चुका उसके लिए एक बार उनको माफ कर दीजिए। माँ होने की खातिर आपको जन्म देने का कर्ज है उनका आप पर। इस कर्ज को उतारने की खातिर प्लीज शेखावत साहब एक बार, बस एक बार ये करके देखिए। दारा की बात से एक बार दिल पिघलने को हुआ, पर फिर भी वो सख्त होकर बोला, नहीं कर सकता मैं उनसे बात। जब भी वो सामने दिखती है मुझे मेरा अकेला बचपन याद आ जाता है। दिल के छाले थे जो कभी नहीं फूटते थे। धारा भी सब कुछ समझ रही थी। बरसों से खराब रिश्ते एकदम से सही नहीं हो सकते थे। फिर भी उसने कोशिश जारी रखी। उनकी उम्र का लिहाज करके ही माफ कर दीजिए। वैसे भी उनको देखकर लगता नहीं कि वो सुखी है। उन्होंने जो कुछ भी किया उसकी सजा भुगत चुकी है वो। मान बोला, पता है सुखी नहीं है, शादी के बाद ही बदल चुका था वो इंसान। पर क्या करें, उसके साथ रहना अब उनकी मजबूरी बन चुका था। मान कहते हुए फीकी सी हंसी हंसा था जिसमें दर्द छिपा था। धारा बोली, समझते हो जानते हो तब भी यह गलत है शेखावत साहब। मान इस बार धारा को लगभग डांटते हुए बोला, सुबह से कितनी बातें और बहस कर चुकी हो तुम, अब सो जाओ नहीं तो सिर ज्यादा दुखने लगेगा। मन दुखने लगा था धारा की बात के छेड़ने से, पर धारा आज जिद पर अड़ी थी। नहीं, पहले आप बताओ, आप उनको माफ करोगे कि नहीं। बेकार की जिद मत करो धारा। अब मान सच में परेशान होने लगा था। धारा बोली, मेरी कसम है आपको, प्लीज मेरी खातिर आप एक बार कोशिश जरूर करेंगे, उनकी तरफ एक कदम जरूर बढ़ाएंगे। मान लाकर बोला, बेकार की बहस मत करो धारा। फिर उसने धारा के मायूस चेहरे को देखा तो वो बोला, अच्छा ठीक है देखूंगा, पर अभी तुम सो जाओ। सच में बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारी दोबारा से तबीयत खराब ना हो जाए। और इस बार बिना उसके सुने माँ ने धारा को कंबल ढका और कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी। दवाई के असर से धारा तो सो चुकी थी, पर मान को आज की रात भी शायद सुकून की नींद नसीब नहीं थी। सुबह उठने में काफी देर हो गई थी मान को, और धारा ने उसे उठाया भी नहीं, क्योंकि पिछली रात भी वो सोया नहीं था। आपकी चाय। मान वॉशरूम से निकला था और उसके आते ही धारा ने केटल से चाय कप में डालकर मान के आगे बढ़ा दी। दवाई ली थी सुबह की। धारा के हाथों से चाय का कप लेते हुए मान ने पूछा तो धारा ने कहा, ले ली थी। मान ने पूछा, मुझे उठाया क्यों नहीं। धारा मान की तरफ देखकर बोली, बहुत थके हुए से लग रहे थे आप, हॉस्पिटल में भी रात भर सोए नहीं थे इसलिए नहीं उठाया, और सुबह बहुत गहरी नींद में थे आप। धारा बता रही थी। जब डोर पर नॉक हुआ, मान ने चाय का कप रखा और डोर खोलने गया। डोर खोलते ही मान के हाथ और निगाहें दोनों जम गए। सामने सुरेखा जी खड़ी थी। उम्मीद नहीं थी कि उस दिन के बाद मान के कमरे में वो कदम भी रखेंगी, पर आज वो फिर से मान के सामने खड़ी थी। उनकी आंखों में याचना के भाव थे और चेहरे पर ढेर सारी ममता। निगाहें जो मान पर टिक गई थी और उस पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। उनकी निगाहों से असहज होता मान हैरानी से उन्हें अपने कमरे की चौखट पर खड़ा देख रहा था। रात को ही तो इतनी बातें हुई थी उनके बारे में, और आज सुबह ही वो आ गई। सुन ली थी क्या सारी बातें। मान के मन में ही सवाल उठा और दिमाग ने तुरंत शांत कर दिया ये कहकर कि कॉल तो उसने खुद कट किया था, तो ये मुमकिन नहीं है। सुरेखा जी हिम्मत करके बोली, धारा वो कैसी है, मिलने आई हूँ उससे। बड़ी मुश्किल से ये शब्द निकले थे मुंह से सुरेखा जी के।
दिल चाह रहा था कि बेटी को गले से लगा ले, जी भरकर उसे प्यार करे, पर इसकी ना उनको इजाजत थी, ना उनमें हिम्मत बची थी। भैया, सुरेखा जी के पीछे से आवाज आई तो मान का ध्यान हटा और उनके पीछे खड़ी सौम्या को देखा। सौम्या को देखकर चेहरे के भाव थोड़े नर्म हुए। छोटी बहन का सा प्यार देते थे दोनों भाइयों से अब हमेशा। कौन है? मान को इतनी देर तक दरवाजे के आगे खड़े देखकर धारा ने पूछ लिया। हम हैं भाभी, आपसे मिलने आए हैं। सौम्या ही बोली। इतना तो पता था कि ये दोनों नहीं बोलेंगे एक दूसरे के लिए। इतने सालों में देखकर काफी कुछ वो भी समझ गई थी। धारा खुश होकर बोली, अरे आप। धारा का चेहरा कुछ पल के लिए खिल गया, पर मान की उपस्थिति का ध्यान आते ही भाव रोक लिए। वो मान को नाराज नहीं करना चाहती थी। रात की बातों का असर था या कुछ और। मान आगे से चुपचाप हट गया ताकि वो दोनों अंदर आ सके। सुरेखा जी को यकीन नहीं हुआ मान का शांत व्यवहार देखकर। मान के चेहरे को अपनी नजरों में भरे वो अंदर आ गई। आंखें नम होने को आई। पहली बार मान को अपने सामने इतना शांत देखा था उन्होंने। कैसे हैं आप? मान के करीब आकर सौम्या ने पूछा। अच्छा हूँ। बदले में सौम्या का सिर मोहब्बत से सहला दिया। अब जब भी मिलता था यही करता था, पर आज कुछ बदला सा लग रहा था। अरे अरे रहने दो, ये मत करो, सिर में जोर पड़ता है। धारा सुरेखा जी के पांव छूने को नीचे झुकने को ही तो सुरेखा जी ने उसे रोक दिया और अपने गले से लगाकर ढेरों आशीर्वाद दे डाले। कैसी हो? धारा को दुलारते हुए पूछा सुरेखा जी ने। तो धारा ने जवाब दिया, अब ठीक हूँ। जितने प्यार से सुरेखा जी ने पूछा उसी भाव में धारा भी उन्हें जवाब दे रही थी और दोनों वहीं साथ बैठकर बातें करने लगी। सौम्या एक्वेरियम के पास आकर खड़ी हो गई। छोटी रंग बिरंगी मछलियां देखते ही उसकी आंखें चमक गई और चिल्लाते हुए उनके पास ही बैठ गई और उसकी इस हरकत पर मान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मान के मुस्कुराते हुए चेहरे पर सुरेखा जी की नजर बनी थी और मान की जब सुरेखा जी पर नजर गई तो उसने अपना चेहरा उनकी तरफ से फेर लिया। उसकी नजरों में बेगानापन तो था, पर हमेशा दिखने वाली नफरत नहीं थी और यही बात सुरेखा जी के दिल को ठंडक पहुंचा रही थी। उनको सबको छोड़कर बिना कुछ कहे मान वॉशरूम की तरफ चला गया। कुछ देर बाद क्लोजेट एरिया से तैयार होकर मान वहां आया। सुरेखा जी जाने के लिए तैयार खड़ी थी और धारा से कुछ बातें कर रही थी, जिसको नजरअंदाज कर मान अलमीरा खोलकर अपनी जरूरी फाइल निकालने में व्यस्त हो गया। या बस व्यस्त रहने का दिखावा था ये, ताकि सुरेखा जी की तरफ देखना भी ना पड़े। पर हमेशा की तरह इस बार भी शरीर में कुछ खिंचाव सा महसूस कर रहा था। बहुत रोका हुआ था उसने खुद को और वो उनके जाने का ही इंतजार कर रहा था। बचपन से ही जब भी उनको देखता था तो उनसे लिपट जाने को मचल जाता था। चाहता था कि वो हमेशा ही उसके साथ रहे, जैसे सबकी माँ रहती है। पर हालातों को समझते हुए उसने खुद को रोकने के लिए नफरत और गुस्से का सहारा लेना आसान लगा और यही करता चला गया। खुद को कठोर बना लिया। धारा ने मान को आवाज लगाई। सुनिए, माँ जा रही है। धारा ने मान को बताया। वो पूरी तरह से अलमीरा में घुसा हुआ था। हम्म इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सका वो। धारा ने सुरेखा जी को इशारा किया। वो भी इशारा समझकर आगे बढ़ी और हिम्मत करके बोली, मान बेटा जा रही हूँ। आज कुछ बदला हुआ सा लगा तो उनकी भी हिम्मत हो ही गई और करीब चली आए। मान के पास जाने किस उम्मीद से, सब कुछ ही अलग हो रहा था आज। मान भैया, सौम्या ने भी आवाज लगा दी, हम जा रहे हैं। पता नहीं क्यों आज सबने जैसे घेर लिया था और आखिर उसे अलमीरा से बाहर निकल कर देखना ही पड़ा। हम्म आज बस यही एक शब्द बचा था बोलने को। सुरेखा जी का हाथ मान के सिर की तरफ बढ़ा। अक्सर वो ये कोशिश करती थी, पर मान बड़ी नफरत से उनके हाथ को झटक देता था या फिर खुद को पीछे कर लेता था। पर आज जैसे ही हाथ आगे आया, मान ने खुद को धीरे से पीछे खींच लिया। सुरेखा जी का हाथ वहीं रुक गया, पर कुछ पल के बाद उनकी आंखें हैरत से फैल गई और आंखों से जैसे आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मान ने थोड़ा झुककर उनके पैर छू लिए थे।
धारा की कही बातों का असर था जो रात से ही उसके दिमाग में घूम रही थी। सुरेखा जी के हाथ कांप उठे और वहीं कांपता हुआ हाथ उन्होंने मान के सिर पर रख दिया और फैलते हुए कंधों पर आकर रुका। पैर छूकर मान खड़ा हुआ तो सिर झुका था। माँ के आगे चेहरा दिखाना या देखना नहीं चाह रहा था। जो दिल में चल रहा है बता नहीं पा रहा था, पर बड़ी मुश्किल से आज उसने खुद को समझाकर ये कर ही दिया था, क्योंकि यह समझ अब भी नहीं पा रहा था। पर पहल होते ही आज उस रेखा जी खुद को रोक नहीं पाई और मान को अपने सीने से लगा लिया। मान का पूरा वजूद कांप गया। इतने सालों की नफरत एक ही बार में कैसे खत्म होती? पर दोनों का रिश्ता ही ऐसा था कि सब कुछ मुमकिन था। आखिर माँ बेटे थे। सुरेखा जी तो रोई जा रही थी। इतने सालों की जमी बर्फ आज पिघल रही हो जैसे। और इस दम सा खड़ा मान, उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली और बहती हुई सुरेखा जी की साड़ी के पल्लू को भिगो गई। पास में खड़ी धारा मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछ रही थी और सौम्या इस बेमिसाल घटना को मुंह खोले देख रही थी। आंखें उसकी भी नम थी। मान के माथे और चेहरे को चूमते हुए ना जाने कितनी ही दुआएं और आशीर्वाद दिए थे सुरेखा जी ने आज उसे, और कईयों बार सीने से लगाकर दुलार किया था। साथ में धारा को भी ढेरों आशीर्वाद दिए थे। ये सब उसी की कोशिश से हुआ है। सालों बाद ये खुशी हासिल हो पाई थी उन्हें धारा की वजह से। सुरेखा जी बहुत खुश थी आज। आज पहली बार इस हवेली से वो मान की तरफ से उदास होकर नहीं निकली थी। हर बार जब भी मान से मिलने आती थी तो मान के व्यवहार से आंखों में आंसू होते थे। आंसू तो आज भी थे, पर आज आंसू खुशी के थे। घर में भी सबको पता चल चुका था और मान के लिए सब खुश थे कि कम से कम अब उसके दिल में अपनी माँ की तरफ से कोई गिला तो नहीं। जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ने में ही भलाई है। सुरेखा जी के जाने के बाद धारा अपने कमरे में बेड के किनारे अपनी टांगें लंबी करके पेट को बेड की बैग से लगाकर बैठी मान को निहार रही थी, जो उसके सामने बैठा ऑफिस के काम में व्यस्त था। धारा की वजह से घर ही रुकने को कह दिया था सुमेर जी ने, और धारा को कोई भी काम ना करने की सख्ती से हिदायत दी थी। मान के चेहरे की रौनक अलग ही दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे को उसका खोया हुआ खिलौना वापस मिल गया हो। कुछ देर बाद वो धारा की बगल में बैठा ज्वेलर से मंगवाए सेट की डिजाइन और गले की चेन दिखवाकर पसंद करने को कह रहा था, जो उसने सुरेखा जी के लिए पसंद किए थे। 15 दिन बाद उनका जन्मदिन था और पहली बार माँ ने उन्हें कुछ देने का मन बनाया था, और धारा उसकी इस पहल से खुश थी और मोबाइल में डिजाइन पसंद कर उसे सलाह दे रही थी कि सुरेखा जी पर क्या अच्छा लगेगा। और साथ में एक चेन और उसके साथ डायमंड का पेंडेंट उसने सौम्य के लिए भी सिलेक्ट किया था। सब कुछ डिसाइड करके मान ने फोन को एक साइड रख अपना काम दोबारा करना शुरू कर दिया था कि सुमेर जी की कॉल आने लगी। फोन को कान पर लगाए मान के चेहरे पर धारा की निगाहें जम गई थी। कुछ ही पल में रौनक से भरा चेहरा बेनूर होकर काला पड़ चुका था। पलकें सख्त होकर झपकना भूल गई थी। फोन को पकड़े हाथ में कंपन होने लगा था। फोन पर कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी और मान अब फोन को देख रहा था, बेहद परेशान और हैरान होकर। क्या हुआ शेखावत साहब? उसका हाल देखकर धारा भी घबरा उठी और मान के पास आकर बैठ गई। धारा, माँ, मान ने इतना ही बोला और तुरंत फुर्ती से अपना मोबाइल जेब में रखकर गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर जाने को मुड़ा, पर धारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ है, बताकर जाइए। धारा भी परेशान हो उठी। माँ का एक्सीडेंट हुआ है। बताते बताते हुए ही मान बाहर की तरफ लगभग भागता हुआ चला गया और धारा वही सब सुनकर स्तब्ध रह गई। गाड़ी के बीच में से निकलकर मान घटना स्थल की तरफ भागता हुआ जा रहा था। एक्सीडेंट की वजह से अच्छा खासा ट्रैफिक जाम लग गया था। दोनों ओर की आवाजाही रोक दी गई थी। मान हांफते हुए वहां पहुंचा था। बड़े से ट्रक के अगले हिस्से में कार टकराकर पूरी तरह घुस चुकी थी और अगला हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो चुका था। पूरी गाड़ी किसी कागज के पन्नी की तरह तोड़ी मुड़ी पड़ी थी और वहीं ट्रक के सिर्फ अगले हिस्से को हानि पहुंची थी। मान की भागती चाल यहाँ आकर धीमी पड़ चुकी थी और नजरें सड़क पर रखी स्ट्रेचर पर जाकर जम गई।
लहूलुहान हालत में सुरेखा जी को उस पर लेटाया जा रहा था। पास की स्ट्रेचर पर उनके पति को लिटा रखा था। उनकी आंखें और मुंह खुला हुआ था। देखने से ही पता चल रहा था कि उनकी डेथ हो चुकी है और सौम्या को गाड़ी से निकाला जा रहा था। उसे भी बुरी तरह चोटें आई हुई थी। गाड़ी का पिछला हिस्सा कटर से काट कर सौम्या को निकाल रहे थे बचाव कर्मी। मान वहीं जम सा गया इन तीनों की हालत देखकर। और सुरेखा जी पर से तो उसकी निगाहें हटी नहीं रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हवा ने चलना बंद कर दिया है। घुटन सी महसूस हो रही थी। गले में गोला सा अटकने लगा। विराज मान के करीब आकर खड़ा हुआ। उसका भी वही हाल था। मान से कुछ देर पहले ही वो वहां पहुंचा था और सबसे पहले वहां सुमेर जी पहुंचे थे। वो इस वक्त सुरेखा जी के पास जाकर बैठे थे। उनके हाथ हिल रहे थे और बहुत धीमे से होंठ हिला पा रही थी। कुछ कहना चाहती थी पर सुनाई नहीं दिया तो सुमेर जी झुककर उनके मुंह के पास अपना चेहरा झुकाकर कान ले गए और सुनने समझने की कोशिश करने लगे। कुछ पल बाद ही उन्होंने सुरेखा जी के हाथ को अपनी हथेलियों में लेकर सहलाते हुए नाम में सिर हिला दिया, जैसे कुछ कहने से मना कर रहे हो। फिर सुरेखा जी ने कुछ बोला तो उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। सुरेखा जी उनसे माफी मांग रही थी जिसके लिए उन्होंने मना किया था और सौम्य का नाम लेते ही हाँ में सिर हिला दिया था। वह अब उनकी जिम्मेदारी थी। आज उनकी आंखें भी नम हो रही थी। लग रहा था कि अभी रो देंगे। सौम्य को स्ट्रेचर पर लिटाते ही तीनों स्ट्रेचर को उठाकर एम्बुलेंस में रखा जाने लगा और तभी मान और विराज दोनों ही भागते हुए सुरेखा जी के पास आ गए। विराज बार बार सुरेखा जी को माँ कहकर पुकार रहा था और किसी बच्चे की तरह रो रहा था। पर मान उसने सुरेखा जी के हाथ को अपने हाथों में जकड़ लिया था, जैसे कह रहा हो कहीं जाने नहीं देगा। पलके झपकाकर सुरेखा जी ने मान को अपने करीब आने को कहा। उनका इशारा समझकर मान चुप कर उनके करीब आया और सिर्फ बेटा शब्द ही सुन पाया, माँ। कांपते हुए होठों से शायद आज पहली बार मान ने सुरेखा जी को पुकारा होगा और उस एक पल में सुरेखा जी के चेहरे पर अथाह दर्द के बाद भी मुस्कान आ गई और आंखों से आंसू का कतरा निकल कर बह गया। उसी मुस्कान के साथ सुरेखा जी की आंखें भी बंद हो गई थी। मान सड़क के बीचों बीच खड़ा एम्बुलेंस को जाते हुए देख रहा था। उसके कंधे पर सुमेर जी का हाथ आया जो उसे सहलाते हुए वहां से चलने का इशारा कर रहे थे। अभी तक चुप खड़ा मान सुमेर जी के स्पर्श से जैसे होश में आया हो। पलटकर अपनी भरी आंखों से उनकी तरफ देखा। मान की दिल को चीरने वाली चीख निकली और सुमेर जी के गले लगकर वो बुरी तरह रो पड़ा। मान की पीठ को सहलाते सुमेर जी भी अपने आंसू को रोकने में नाकाम हो रहे थे। कुछ समय बाद सभी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़े थे। विराज मान के साथ हाथ बांधे एक और खड़ा था और सुमेर जी वहां पर होने वाली सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करवा रहे थे। पोस्टमार्टम के बाद आप दोनों डेड बॉडी ले जा सकते हैं और मिस सौम्य का ट्रीटमेंट जारी है। सुबह तक बता पाएंगे कि उनकी हालत कैसी है, पर अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल होगा। सुमेर जी डॉक्टर से बोले। डॉक्टर प्लीज आप कुछ भी करके उस बच्ची को बचा लीजिए। जो भी हो कोई कसर मत छोड़िएगा, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। डॉक्टर बोले। मिस्टर शेखावत, हमारी पूरी कोशिश है कि हम उनको बचा लें, चाहे जो करना पड़े हम करेंगे। बाकी आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, अब सब उनके हाथ में है। सुमेर जी से बात करके डॉक्टर जा चुके थे और सुमेर जी निढाल शरीर के साथ सामने लगी बेंच पर जाकर बैठ गए। इतना दुख तो उनको उस वक्त भी नहीं हुआ था जब सुरेखा जी उनको छोड़कर चली गई थी। आज खुद को पूरी तरह टूटा हुआ महसूस कर रहे थे सुमेर जी। उनके पास दोनों और मान और विराज आकर बैठ गए थे। आज का गम इतना भारी था कि एक अकेला इंसान उसे अपने कंधे पर ढो ही नहीं सकता था। सबका साथ होना बहुत जरूरी था। ये वक्त बहुत भारी था सबके लिए, पर जाने वाले चले जाते हैं और जो पीछे रह जाते हैं वो उनकी यादों में उलझ कर रह जाते हैं। अपनों के जाने के गम से निकलने में उन्हें काफी समय लग जाता है। ऐसा ही हाल इस समय मान का था। धारा कमरे में आई तो मान ने पूछा, सौम्या सो गई? धारा ने जवाब दिया, जी अभी दवाई देकर सुलाकर आई हूँ। खाना ठीक से खा रही है ना?
मान ने पूछा तो धारा बोली, थोड़ा मुश्किल से खाती है पर दादी प्यार से मनाकर खिला ही देती है। धार ने अपनी साइड बेड पर बैठते हुए मान ने जो भी पूछा वो सब बता दिया और इतनी सी बात को वहीं खत्म कर मान अपनी तरफ का लैंप ऑफ कर करवट बदल कर सो गया। 1 महीना होने को आया था सुरेखा जी को गए। उनके जाने के बाद से ही मान काफी ज्यादा चुप रहने लगा था। किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहा था, वो खास कर धारा से। और रोजाना सौम्य के हालचाल पूछने के लिए बात होती थी बस। एक ही घर में रहते हुए सौम्य के पास भी नहीं जा रहा था, पर उसका ख्याल पूरा था। काफी ज्यादा चोटें आई थी एक्सीडेंट के वक्त सौम्या को, पर डॉक्टर्स ने उसे बचा लिया था। सौम्य की जिम्मेदारी सुरेखा जी ने सुमेर जी को सौंप दी थी और जैसा उनको यकीन था वो उसे अपने साथ हॉस्पिटल से सीधे हवेली ले आए थे। पूरे घर में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा था सौम्य का ध्यान रखने में, खासकर सुमेर जी। अभी अभी अपनी पूरी फैमिली खो चुकी सौम्या कहीं खुद को अकेला ना समझ ले, इस बात का सब ध्यान रख रहे थे। और अभी वो थी भी बेड रेस्ट पर। काफी देर तक धारा मान को देखती रही जो उसकी तरफ पीट किए लेटा था। कितने दिन हो गए थे वो ऐसा क्यों कर रहा है? सुरेखा जी के जाने के बाद खींचा खींचा रहने लगा था उससे। आंखों की कोर से बहते आंसुओं को पहुंचकर धारा सीधी होकर लेट गई थी। एक तो अदालत की सुनवाई की तारीख भी बहुत करीब थी, उस पर मान का ऐसा रवैया। क्या होगा केस का? इस वक्त दारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। विराज और सुमेर जी सभी बहुत बिजी रहने लगे थे और सुरेखा जी की ऐसे में मृत्यु का सभी पर असर हुआ था। इस बारे में कोई ज्यादा बात भी नहीं कर रहा था। कहीं सच में संजना ने साबित कर दिया कि वो ही मान की पत्नी है, तो क्या उसे सच में मान को छोड़ना पड़ेगा? कैसे रहेगी वो मान के बिना? हर पल यही सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे, खासकर पिछले 1 हफ्ते से, क्योंकि 2 दिन बाद ही सुनवाई थी और अदालत से समन आ गया था। दारा ने अपना मुंह चादर से दबा लिया ताकि रोने की आवाज मान तक ना पहुंचे और उसने भी मान की तरफ से पीठ कर ली थी। भले ही दोनों एक दूसरे के बहुत करीब नहीं हुए थे, पर तब भी एक दूसरे के लिए मन में फीलिंग्स तो थी। लेकिन मान इन दिनों धारा की तरफ से पीठ फेर कर सो जाया करता था। यही बात धारा को सबसे ज्यादा खल रही थी। इतनी सारी परेशानियों में और मान के व्यवहार की वजह से कई तरह के अंदेशों ने धारा के दिल में जन्म लेना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ करवट लिए सो रहे मान ने रूम की लाइट ऑफ होते ही अपनी आंखों को खोल लिया था। धारा की आती हल्की सी सिसकारी उसे सुनाई दे रही थी। दिल डूबता जा रहा था धारा के हर आंसुओं की कतरे के साथ, पर उसने पता नहीं क्या ही सोचे बना ली थी अपनी और रोका हुआ था खुद को। वरना तो दिल कर रहा था कि अभी करवट बदल कर धारा को अपनी बाहों में कस ले और उसके एक एक आंसू को अपने अधरों से चूम ले और तसल्ली दे दे कि वो चिंता ना करे, वही हमेशा उसकी पत्नी रहेगी। वो कभी उसे अपने से दूर नहीं जाने देगा। पर पास पास आने से भी तो डर लगने लगा था वो सबके, खासकर धारा की। आज अदालत में पहली सुनवाई थी और सुबह से घर के चारों मर्द वकील के साथ स्टडी रूम में बैठे केस के बारे में जरूरी वार्ता करते हुए तैयारी कर रहे थे। 10 बजे तक सबकी मीटिंग चलती रही। आज धारा को अजीब सी बेचैनी ने घेरा हुआ था। ना तो कोई काम ठीक से किया जा रहा था और ना ही किसी काम में उसका मन लग रहा था। हाल ये था कि हर काम में कोई ना कोई चीज उसके हाथ से छूट रही थी। कभी कुछ गिराती तो कहीं कुछ गलत उठा लेती। वो क्यों इतना ज्यादा घबरा रही है, उसे समझ नहीं आ रहा था। सौम्य को नाश्ता और दवाई खिलाकर धारा तैयार होने रूम में आई थी। उसे भी तो उपस्थित होना था अदालत में, ये साबित करने के लिए कि वो ही मान की पत्नी है। कपड़े चेंज करके साड़ी पहनकर धारा चेंजिंग एरिया से बाहर आई। सामने मान ड्रेसिंग के आगे खड़ा होकर तैयार हो रहा था। धारा भी ड्रेसिंग के पास आई और वहां रखा अपना मंगल सूत्र उठा लिया। कुछ पल उसे निहार कर अपनी मुट्ठी में भेजकर पता नहीं क्या बड़बड़ाई, शायद प्रार्थना कर रही थी। फिर उसे आंखों से लगाकर चूम लिया और गले में पहनने के लिए उसे खोलकर अपने गले में डाल लिया, पर उसका लॉक नहीं लग रहा था। कारण धारा के कांपते हुए हाथ जो लाख चाहने पर भी मंगलसूत्र को बंद नहीं कर पा रहे थे। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद धारा पूरी तरह झल्ला गई।
थक कर दोनों हाथ नीचे कर लिए और मुट्ठी में मंगलसूत्र को भींच लिया। क्या करें समझ नहीं आ रहा था, पर मन कर रहा था कि चीख चीख कर रो दे। मान जो बहुत देर से ये सब चुपचाप देख रहा था, आखिर धारा की हालत देखकर उसके करीब आया। धारा की बंद मुट्ठी को अपने हाथों से खोलकर उसमें से मंगलसूत्र निकाल लिया। धारा ने अपनी बंद पड़ी आंखों को खोला और अपने पीछे खड़े मान पर सामने लगे आईने में नजर डाली। मंगलसूत्र को खोलकर मान ने उसे धारा के गले में पहना दिया। इस वक्त धारा बुरी तरह कांपने लगी थी और सांसें भारी हो रही थी उसकी। धारा के कांपते हाथ को देखकर मान ने सामने रखी सिंदूरदानी से चुटकी पर सिंदूर निकालकर धारा की मांग में लगा दिया। शायद ये उसे तसल्ली और यकीन दिलाने के लिए किया था मान ने, पर धारा उसे इतने सब से यकीन कहाँ आ रहा था। मान के इस तरह बिना कहे सब कर देने से धारा का सब्र भी जवाब देने लगा। उसने मान की शर्ट को कसकर अपनी हथेलियों में जकड़ लिया और अपनी लाल होती आंखों से मान को देखने लगी। आंसू अपना बांध तोड़ तेजी से बहने लगे और मान उसकी नजरें भी धारा के आंसू से भीगे चेहरे पर जम गई थी, जिसे अब वो सिर्फ धारा के सोने के बाद ही निहारता था। अपनी शर्ट पर कसे धारा के हाथों की तरफ एक नजर देकर मान ने धारा की आंखों में देखा और हाथों से धारा के कंधे को थाम लिया और उसे दिलासा दिया, कुछ गलत नहीं होगा, यकीन करो मेरा। पर आज धारा तो अलग ही सोचों में डूबी थी। कितना भी कोई मजबूत बन जाए, पर कोई एक जगह सभी मजबूर हो जाते हैं। और धारा की कमजोरी अब यह रिश्ता बन चुका था, जिसके टूटने का डर आज चरम पर था। मान की कही बात पर भी यकीन नहीं किया और नावे से हिलाती धारा मान के सीने से लग गई और उसे बाहों में इतना कस कर जकड़ लिया जैसे थोड़ी सी भी हल्की पकड़ की तो उसके हाथों से निकल जाएगा। इतने दिनों से जमा सब्र, अंदेशे, वहम सभी आंसू के जरिए बह निकले और मान की शर्ट को भिगोते चले जा रहे थे। इस कदर फूट फूट कर रोती हुई धारा को देखकर मान से अब और रहा ना गया। उसने भी थक कर धारा को अपनी बाहों में थामे लिया और झुककर उसके बालों को चूम लिया। थोड़ा सा डर तो उसके भी मन में था, पर खुद पर यकीन भी था कि कुछ भी हो जाए, धारा को अपने जीवन से वो जाने नहीं देगा, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। अदालत तय समय पर लग चुकी थी और मान और संजना की केस का नंबर भी आ गया था। संजना अपनी वकील नीतू और प्रतिभा के साथ अदालत में मौजूद थी। आज उसे सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर बेदी भी अदालत में उपस्थित थी। प्रतिभा और संजना सबसे आगे की रो में बैठ गई, साथ में डॉक्टर बेदी भी बैठी थी। नीतू केस की जिरह के लिए लगातार पॉइंट बना रही थी। कुछ पल बाद सुमेश जी वकील के साथ हॉल में आए। उनके पीछे विराज और सबसे लास्ट में मानधारा का हाथ पकड़े अंदर आए और दूसरी तरफ लगी बेंच पर बैठ गए। संजना की नजर मान और धारा पर लगातार बनी हुई थी। जज की आते ही कार्यवाही शुरू हुई, जिसमें मान को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया और उस पर धोखे का इल्जाम लगाया गया, जिसमें उसने अपनी पत्नी यानी कि संजना को धोखा देकर शादी वाली रात को छोड़ दिया और अपने साथ धारा को घर लेकर आ गए और इसी वजह से संजना का अबॉर्शन भी हो गया। बच्चा मान का बताया। संजना की मेडिकल रिपोर्ट जज के सामने पेश की गई, जिसमें डॉक्टर के द्वारा उसके अबॉर्शन की पुष्टि की गई थी। तो मिस्टर मान, क्या कहना है आपको? क्या आप अपने ऊपर लगे सभी इल्जामों को स्वीकार करते हैं? जज ने संजना और मान के सारे केस को समझ और संजना की मेडिकल रिपोर्ट पढ़ने के बाद मान से पूछा, यकीन नहीं होता, इतनी रिस्पेक्टेड फैमिली से होकर भी आप इस तरह का घिनौना काम कर सकते हैं। लास्ट में सुमेर जी की तरफ देखते हुए जज ने अपनी राय भी दे डाली। तो मान अपना पक्ष रखते हुए बोला, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट को मैंने बखूबी कायम रखा है और इस तरह का कोई भी काम मैंने नहीं किया जैसे इल्जाम मुझ पर लगाए हैं। मिस संजना सहाय मेरी पत्नी नहीं है, मेरी शादी धारा से हुई है और वो ही मेरी पत्नी है। धान ने अपने ऊपर लगे सारे इल्जामों को सिरे से खारिज कर दिया। अब नीतू खड़े होकर बोली, वाह, इसे कहते हैं चोरी ऊपर से सीना चोरी। शादी करके भरी अदालत में मुकर रहे हैं, फिर ये सब क्या है? कहते हुए नीतू ने शादी की काफी सारी फोटोज जो एक एनवेलप में बंद थी जज को थमा दी।
इन सब में साफ साफ दिख रहा है कि आपने संजना से शादी की है, फिर आप इस तरह भरी अदालत में झूठ कैसे कह सकते हैं? फोटो देखने के बाद जज ने पूछा। माफी चाहूंगा जज साहिबा, पर आप ध्यान से देखिए, ये सब हल्दी और मेहंदी के फंक्शन की पिक्स है। इसमें मिस संजना के साथ शादी होते हुए कहीं भी नहीं दिखाया गया है। मान के वकील अनिल वर्मा ने अपनी बात कही तो नीतू बोली, अच्छा तो ये फेरों पर बैठी दुल्हन कौन है? हाथ में फोटो दिखाते हुए मान के साथ शादी के जोड़े में बैठी धारा को नीतू संजना साबित कर रही थी। ये मिसेस धारा मान शेखावत है, ना कि मिस संजना। अनिल वर्मा ने अपना दावा पेश किया तो नीतू ने अपनी दलील पेश की। वाह वाह, क्या बात है, हल्दी मेहंदी सगाई सब कुछ संजना के साथ और शादी कर ली धारा से। जज साहिबा, ये पूरी दुनिया के साथ साथ अदालत को भी धोखा दे रहे हैं, आंखों देखे को गलत बता रहे हैं। कमाल है वर्मा साहब, आप और आपके मुवक्किल। नीतू ने हाथ को हवा में घुमाते हुए बड़े नाटकीय अंदाज में ये बात कही थी। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, उसका क्या ही किया जा सकता है, पर सच्चाई यही है कि शादी मिसेस धारा से हुई, ना कि मिस संजना से। शादी के जोड़े में मिसेस धारा शेखावत है जज साहिबा, ना कि मिसेस संजना। मिस्टर वर्मा ने अपना दावा किया तो नीतू ने जोरदार तरीके से अपनी बात कही। घूंघट में कौन है किसको पता, और इसी बात का फायदा उठा रहे हैं मिस्टर शेखावत। वरना अगर ये संजना नहीं होती तो सुधा जी, जो संजना जी की माता जी हैं, वो उनके पास बैठी क्या कर रही है? पूरे रिश्तेदार ध्यान से देखे जज साहिबा, सभी मेरी मुवक्किल की तरफ से हैं और सभी काफी खुश भी दिख रहे हैं। फेरों के दौरान सुधा जी जरूर काफी दुखी सी लग रही है, पर ये तो आम सी बात है, हर माता पिता अपनी बेटी की शादी में ऐसे ही उदास होते हैं। ये तो रीत है जग की। आप घूंघट में सच सच बताइए कि कौन है वर्मा साहब? दुनिया जानती है कि कौन हो सकता है, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। नीतू का दावा बड़ा जोरदार था और अधिकतर उसकी बात से सहमत हो चुके थे जज साहिबा के साथ। वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि घूंघट में कौन है कौन नहीं, इस बात का फायदा मेरी काबिल वकील साहिबा और उनकी मुवक्किल अच्छे से उठा रही है अपने झूठे दावे के साथ, जबकि ये शादी के समय बात थी ही नहीं। ये अपनी शादी छोड़कर भाग चुकी थी अपने प्रेमी के साथ, और फिर उनकी जगह मिसेस धारा को दुल्हन बनाकर वहां बैठाया गया और शादी भी उन्हीं से हुई है। ये देखिए जज साहिबा, मिस संजना का लिखा लेटर, जिसमें उन्होंने साफ साफ शादी से भाग जाने की बात की घोषणा की है। आप पढ़ सकती हैं। मिस्टर वर्मा ने भी कई गुना ज्यादा जोर से बोलकर अपनी बात रखी और हाथ में पकड़ा कागज जज साहिबा को भिजवा दिया। उधर संजना के चेहरे का रंग उड़ने लगा था। वो भूल गई थी इस बात को और उसे लगा कि फाड़ कर फेंक दिया होगा लेटर मम्मी ने। उन्हीं को तो लिखा था। नीतू ने उनके सबूत को खारिज करते हुए कहा, ये झूठे सबूत किसी और को दिखाइए। आजकल के डिजिटल जमाने में सबूत के तौर पर सन 57 की चिट्ठियां दे रहे हैं वर्मा साहब। नीतू ने मजाक उड़ाया। लेटर तो कोई भी लिखकर बता सकता है, उसमें क्या है, ये सरासर झूठा सबूत है। तो राइटिंग एक्सपर्ट से चेक करवा सकते हैं। ये लेटर मिस संजना ने ही लिखा है अपने प्रेमी के साथ भागने से पहले। मिस्टर वर्मा ने नीतू के सामने जाकर बोला तो नीतू ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। आप सरासर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं मिस संजना पर, अपने मुवक्किल मिस्टर मान के पापों को छुपाने के लिए, जो सरेआम नाजायज तौर पर अपने रखेल को अपनी बीवी बताकर साथ रह रहे हैं। नीतू जोश में आ गई और बुरी तरह गरजी। नीतू के धारा के ये कहे शब्दों से मान ने अपना आपा खो दिया और वो नीतू पर पूरी तरह चिल्ला पड़ा। साथ ही सुमेर जी और विराज भी अपनी जगह से खड़े हो गए। शब्द ही ऐसे थे कि किसी के भी कानों में आग लगा दे, और धारा उनके परिवार की बहू थी तो कैसे सुन लेते, जबकि धारा अपनी जगह स्तब्ध बैठी रह गई। उसका पूरा वजूद कांप गया नीतू के कहे शब्दों से, पर जानती थी ये जगह नहीं है बोलने की। आंखें नम हो गई थी अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर। ऑर्डर ऑर्डर, ये अदालत है, कोई लड़ाई का मैदान नहीं, सभी मर्यादा बनाकर रखें। बीच में जज को चिल्लाकर ये हंगामा रोकना पड़ा। मान नीतू को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था और गुस्से से उसकी सांसें जोर से चलते हुए उखड़ने लगी थी। ये लेटर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजकर इसकी पुष्टि की जाए, पर मिस्टर वर्मा इतना काफी नहीं है। अगर कुछ लिख भी दिया मिस संजना ने तो इसका मतलब ये नहीं कि शादी नहीं हुई या ये मिस्टर मान की पत्नी नहीं है। ये सबूत साबित नहीं करते कुछ भी, और लेटर तो जबरदस्ती भी लिखवाया जा सकता है।
कोई और पुख्ता सबूत पेश कीजिए अगर आपके पास हो तो। जज के कहते ही नीतू के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई और संजना को बड़ी राहत मिली। उसने तिरछी नजरों से धारा की तरफ देखा जो बिना किसी भाव के सामने देख रही थी। मुझे पता था इतना काफी नहीं होगा, इसलिए ये कुछ सीसीटीवी की फुटेज है जो उसी रात की है और टोल नाके से ली गई है जब मिस संजना गाड़ी में बैठकर शहर के बाहर बने ललवानी फार्म हाउस की तरफ जा रही थी। और उनके साथ मौजूद उनके एक मेकअप आर्टिस्ट भी हमारे पास गवाही के लिए मौजूद हैं, जिनकी टीम ने मिस संजना की मदद की थी भागने में। मिस्टर वर्मा के बोलते ही नीतू चिल्लाकर बोली, ये सबूत और गवाह झूठे हैं माय लॉर्ड। नीतू बिफर गई थी जबकि संजना की जान फिर से सूखने लगी थी और चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। गवाह पेश किया जाए। जज के ऑर्डर देते ही उस मेकअप आर्टिस्ट को लाकर कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। उसने बताया कि कैसे उन्हें वंश ठाकुर ने ही हायर किया था इस काम के लिए और कितने लोगों की टीम बनाई गई थी। नीतू मेकअप आर्टिस्ट का बयान सुनकर बोली, कैसे कह सकते हैं ये किसी और का काम होगा? ये खुद मान शेखावत भी तो करवा सकते हैं और अपना इल्जाम दूसरे पर डाल दिया। जबकि जिनका ये नाम ले रहे हैं उनको इंडिया से गए काफी साल हो चुके हैं। ठाकुर इंडस्ट्री तो कब की बंद हो चुकी है। नीतू ने अपनी दलील रखी। आपके पास जानकारी की बेहद कमी है मिस नीतू। वंश ठाकुर इंडिया से चला जरूर गया है पर उसका इंडिया आना जाना लगा रहता है और यह है बैंक की वो डिटेल जिसमें ये शो हो रहा है कि वंश ठाकुर ने इन दिनों इनको काफी बड़ी रकम ट्रांसफर की थी और मिसेस संजना के मेकअप आर्टिस्ट को वो पैसे क्यों देंगे उसकी वजह ये बता चुके हैं। उस आर्टिस्ट की तरफ इशारा करके मिस्टर वर्मा ने अपना अगला सबूत पेश किया तो नीतू का चेहरा देखने लायक था जबकि मिस्टर वर्मा के चेहरे पर मुस्कान थी। जज साहिबा, मैं एक और गवाह पेश करना चाहता हूँ जिससे मामला काफी हद तक साफ हो जाएगा। मिस्टर वर्मा ने जज से रिक्वेस्ट की और फिर तिरछी नजरों से नीतू की तरफ देखा जो उसे घूरे जा रही थी। अब यही तो मजा था एक ही पेशे के दुश्मनों के लिए। मिस्टर वर्मा की मुस्कान और गहरी हो गई। ललवानी फार्म हाउस के चौकीदार जो उस वक्त वहां मौजूद था उसको बुलाया गया गवाही के लिए और उसने जो भी देखा था सब बता दिया और उसकी गवाही से तो नीतू का दिमाग ही चकराने लगा था। पर उसके लिए ये सही रहा था कि उसी वक्त अदालत का समय पूरा हो चुका था और अगली कार्यवाही 2 दिन के बाद तक मुलतवी कर दी गई और उसे संभलने को वक्त मिल गया। 2 दिन के बाद फिर से सुनवाई होनी थी। आज की सुनवाई से सुमेर, जीविराज और मान तीनों ही काफी हद तक संतुष्ट थे। उनके वकील ने पूरी तैयारी कर रखी थी, हर सवाल का जवाब पहले से ही तैयार था और आगे भी यही करना था। काफी अच्छी बहस की आपने मिस्टर वर्मा। सुमेर जी ने अदालत परिसर से बाहर निकलते हुए कहा। लगता नहीं कि 2 या 3 सुनवाई से ज्यादा ये केस चलेगा, मिस्टर वर्मा बोले। सर, कोई दम होगा तो चलेगा ना, पूरा कैसे झूठा है और ये सब इतनी समझदार होकर भी क्यों संजना के कहने में आ गई, समझ नहीं आता। खैर, हमें तो इनको सच्चाई का आईना दिखाना है और अगली सुनवाई में तो ये कुछ बोलने लायक भी नहीं रहेंगे। मिस्टर वर्मा ने अपनी बात कहकर कुछ एक जरूरी बातें और काम बताए जिन्हें करना अब बहुत जरूरी था। उस वक्त और माहौल में कुछ बातें दिमाग से निकल गई थी और पता नहीं था कि यह सब भी हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ हो सकता है क्या, कोशिश करते हैं। मिस्टर वर्मा ने जिस काम के लिए कहा था उसे पूरा करने का सिर्फ दिलासा ही दे पाए थे सुमेर जी। उम्मीद बहुत कम थी, ना के बराबर। इधर नीतू संजना पर भड़क रही थी। कौन कौन से कर्म कांड करके बैठी हो तुम, ये सब जो भी हुआ बताया क्यों नहीं? बुरी तरह गरज के पड़ी थी नीतू संजना पर। देख कर लग रहा था कि अभी उसी वक्त वो उसे कच्चा ही चबा जाएगी और प्रतिभा भी पूरी तरह घूर कर देख रही थी संजना को जो डॉक्टर बेदी के साथ एक तरफ बैठी थी। परेशान वो भी थी। ये सब भी हुआ था क्या संजना, तुमने बताया क्यों नहीं? डॉक्टर बेदी को भी काफी बुरा लग रहा था ये सब जानकर। संजना बात को संभालने की कोशिश करते हुए बोली, आप सब भूल रहे, मैंने बताया था कि मेरा अबॉर्शन कैसे हुआ था। सड़क पर भागते हुए एक गाड़ी से टकरा गई थी, मैंने बताया था ना। अपनी बात पर जोर डालकर संजना ने अब भी सभी को अपनी बातों से मनाने की कोशिश की। कब बताया, बताना जरा। नीतू एक तरह से उस पर चढ़ दौड़ी। प्रतिभा ने वो पीछे खींचा उसे। नहीं नहीं, बताया तो था, मुझे ध्यान है।
डॉक्टर बेदी ने बात की पुष्टि की क्योंकि उस वक्त वह खुद भी कंफ्यूज थी और काफी सारी बातें जो बताई थी भूल चुकी थी। तो ये बात उनको सुनी सुनाई सी लगी। क्यों प्रतिभा जी, बताया था ना मैंने? डॉक्टर बेदी ने पूछा तो प्रतिभा को भी लगा कि हाँ बताया था, क्योंकि जब डॉक्टर बेदी के पास संजना पहली बार पहुंची थी तब भी उसको सड़क से उठाकर शिवाय ने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था और यही बात उनको भ्रमित कर गई और संजना ने एक बार और उसका फायदा उठा लिया। मैं नहीं जानती उस वंश को, बिजनेसमैन है, इनकी दोस्ती होगी और इन लोगों के कहने पर ही उसने मुझे वहां से किडनैप करवाया था, जिसे ये मेरे भाग जाने की कहानी बता रहे हैं। वंश ने सारा खेल उन लोगों के कहने पर ही रचा है, बताते हुए संजना रोने का ढोंग करने लगी। पर नीतू प्रतिभा ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और अपनी चाय पीती रही और डॉक्टर बेदी संजना को चुप कराने में लगी थी। नीतू अब नई कहानी बनाकर अपनी जीत के रास्ते खोजने लगी। अब केस में हाथ दे चुकी थी तो ये सब तो करना ही था, मजबूरी थी जिसमें वो फंस चुकी थी। बाहर का मौसम खराब था, हल्की बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चल रही थी और बिजली भी चमक रही थी। रूम में बहुत हल्का सा उजाला था, एक्वेरियम की हल्की सी लाइट की वजह से। मान जो अभी अभी रूम में आया था चारों तरफ देखा तो उसे धारा कहीं नहीं दिखी। बालकनी की तरफ का गेट भी बंद था। मान को बड़ा अजीब लगा क्योंकि नीचे तो यही कहा था सबने कि धारा ऊपर अपने कमरे में है। आज खाना भी नहीं खाया था उसने तो सरस्वती जी ने खुद उसके लिए प्लेट लगा कर दी थी मान को कि मनाकर खिला दे। अदालत में जो भी हुआ उन्हें भी पता था, इसलिए ज्यादा परेशान नहीं किया किसी ने भी धारा को। मान ने बाथरूम, चेंजिंग एरिया सभी चेक किया पर वो नहीं दिखी। वो परेशान सा होकर बाहर आया तो नजर रूम की विंडो पर गई जो बालकनी की तरफ खुलती थी। हवा से पर्दा हिला तो वहां खड़े साए को देखकर मान समझ गया और सीधे बालकनी की तरफ चल दिया। सिर्फ गेट लगा हुआ था, बंद नहीं था, न अंदर से न बाहर से, इसलिए आसानी से खुल गया। धारा, मान ने आवाज लगाई पर धारा ने ना कोई जवाब दिया ना ही मान की तरफ देखा। नजरें सामने आसमान की तरफ थी जहां काले बादलों में बिजली की चमक दिख रही थी। तुम भीग चुकी हो, अंदर चलो नहीं तो बीमार पड़ जाओगी, मान ने उसके करीब जाकर कहा। पर तब भी धारा ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे सुना ही ना हो। अंदर चलो धारा, तुम भीग चुकी हो, इस बार बाजू पकड़कर बोला कि शायद अब सुन ही ले और मान जाए। धारा बोली, मेरा मन नहीं है, आप जाए, मैं बाद में आ जाऊंगी। आज धारा का बोलने का अंदाज भी अलग था। हुआ क्या है बताओ मुझे, उसकी जिद देखकर मान ने उसे अपनी तरफ घुमाकर पूछा। धारा ने मुंह फेर कर कहा, मुझे कोई बात नहीं करनी, अभी आप प्लीज अंदर चले जाइए, मैं आ जाऊंगी कुछ देर बाद। मान ने पूछा, क्यों बात नहीं करनी? मेरा मन नहीं है, कहा ना आपसे। इस बार बोलने में तलखी थी धारा की। मान एक गहरी सांस लेकर बोला, अदालत में जो बोला उससे नाराज हूँ। सुनकर धारा की आंख से आंसू निकल गया पर उसने मान के हाथ से अपनी बाजू छुड़ा ली और वापस सामने देखने लगी। मान बोला, ना बात सुन रही हो न कर रही हो क्या गया है तुम्हें? धारा चिढ़कर बोली, कहा ना नहीं बात करनी, चाहिए यहाँ से। मान भी उसकी बात सुनकर चिढ़कर बोला, क्यों बात नहीं करनी बताओ मुझे। इस बार हल्का सा गुस्सा मान को भी आ गया और उसने कसकर धारा की बाजू पकड़ी और अपनी तरफ उसे घुमा लिया। मान के माथे पर बल पड़ चुके थे, बारिश से वो भी भीगने लगा था। धारा बोली, आप भी तो नहीं करते ना बात, आज क्या फर्क पड़ गया आपको? धारा के जवाब पर मान हैरान सा धारा को देख रहा था। बिजली जोर से कड़की थी और उसकी चमक से कुछ पल को दिन सा उजाला हो गया था। लगातार आती बारिश की फुहारों से मान भी पूरी तरह भीग चुका था। उसकी निगाहें धारा पर थी और धारा वो अब सीधे मान की आंखों में देखते हुए अपने सवाल के जवाब की उम्मीद कर रही थी, जो कि मान के पास था तो पर कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। धारा बेबसी से बोली, क्या हुआ, जवाब नहीं है ना आपके पास? बाहर सब इस रिश्ते पर उंगलियां उठा रहे हैं और आप घर में मुझसे बात तक नहीं कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि मेरे यहाँ होना ही फिजूल है? मान धारा की बात सुनकर चौंक गया। ये कैसी बातें कर रही हो धारा? धारा गुस्से में बोली, जैसा मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे दिख रहा है वैसी ही बात कर रही हूँ मैं। जबरदस्ती की शादी है ये आपके लिए?
और बाहर वालों के लिए नाजायज रिश्ता, और मैं आपकी रखेल। पहले मान का बेगानों से व्यवहार और फिर अदालत में सुने अपने लिए वो शब्द दिल दिमाग को आधा पीड़ा पहुंचा रहे थे। जो दिल में आया वो बोल दिया। चुप, एकदम चुप। मान गुस्से से कांप उठा और जोर से धारा पर चिल्ला पड़ा। क्या बकवास करी जा रही हो तुम, पता भी है? धारा रोते हुए बोली। और आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ, आपको पता है? मेरा पति मुझसे बात करना, मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता, तो क्या ही समझूं? जो वो लोग कह रहे हैं वो आप सच साबित करने पर तुले हैं। किस हक से रहूं मैं यहाँ आपके घर में, आपकी जिंदगी में, बताइए? मान बोला। उसी हक से जो तुम्हें देकर इस घर में लाया हूँ, मेरी पत्नी के हक से। मान करीब गया धारा के और उसे सीने से लगा लिया। परेशानी देख और समझ रहा था वो धारा की, पर अपनी बन चुकी सोच से मजबूर हो गया था। और आज सुबह से ही उसे अपने किए का पछतावा हो रहा था। मान की इस पहल का गुस्से के बावजूद भी धारा विरोध ना कर सकी और मान के सीने पर सिर रखकर आंखें मूंद ली। बारिश ने और जोर पकड़ लिया था, पर पहले से ही भीग चुके दोनों को अब परवाही कहाँ थी। डर गया था माँ के चले जाने के बाद से। पैदा हुआ तो वो मुझसे मुंह मोड़कर चली गई, और जब उन्होंने मेरे पास आना चाहा तो मैंने उन्हें अपने पास नहीं आने दिया। और अब पहली बार माँ से मिला और उनका प्यार पाया तो भगवान ने उन्हें मुझसे छीन लिया। बस यही लगने लगा था कि शायद मेरी किस्मत में प्यार है ही नहीं। जिसे चाहता हूँ वही छोड़कर धोखा देकर चला जाता है। संजना का नाम नहीं लिया गया मान से, पर धारा समझ गई थी कहीं तुम भी ना चली जाओ। यही डर पिछले 1 महीने से दिल में बैठ गया है। मान की बाहों का घेरा और कसा था उसके साथ। मान की बात सुनकर धारा बोली। माँ का चले जाना आपकी किस्मत की वजह से नहीं, भगवान की मर्जी से हुआ है। हम किसी के जीवन और मृत्यु को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, ये सब तो उसने अपने हाथों में रखा है। कारण पता लगा तो धारा भी थोड़ा नरम पड़ी, पर नाराजगी अब भी कायम थी। और रही संजना की बात, मान उसकी बात बीच में रोककर बोला। उसकी बात तो अब रहने ही दो। मान को उसका जिक्र भी अब पसंद नहीं था, तो बीच में ही रोक दिया उसने। दादी बता रही थी खाना भी नहीं खाया तुमने? मान ने पूछा तो थारा मान के सीने से ही लगे हुए बोली। मन नहीं था। अच्छा, अब और भीगना है? मान ने पूछा, क्योंकि धारा ठंड से कांप रही थी। नहीं, धारा ने कहा तो मान बोला। एक काम करते हैं, रुक जाते हैं थोड़ी देर और थोड़ा गुस्सा अंदर रूम में भी कर लेना, सारी ठंड गायब हो जाएगी। मान ने कहा तो धारा ने सीने से लगे अपने सिर को उठाकर मान की तरफ थोड़े प्यार से देखा। जो उसकी तरफ ही देख रहा था वो मुस्कुरा दिया। गुस्सा थोड़ा कम होने लगा था। धारा सच में अब ठंड से कांपने लगी थी। माँ ने भी थोड़ा और झुककर धारा के चेहरे को देखा, जो अब दिल में घर कर गया था। भीगे चिपके बालों को उंगलियों से हटाकर एक तरफ करने की कोशिश की ताकि अच्छे से देख सके। 1 महीना निकाला था अपनी बेवकूफ़ी में उसके बिना, और अब एहसास हुआ कि प्यार क्या होता है। कुछ पल का ठहराव था दोनों की नजरों में, जो एक दूसरे में खोई थी। और पल भर बाद ही मान ने अपने अधरों को धारा के भीगते कांपते हुए होठों से छू लिया और उसमें खोता चला गया। दोनों की आंखें बंद होने लगी थी, और इन बंद आंखों से धारा भी इस नए एहसास में डूबती चली गई। फिर मान धारा को लेकर रूम में आ गया। बाहर बारिश हो रही थी और आज मान और धारा ने आगे बढ़कर अपने रिश्ते को पूर्ण कर लिया था। मान की बाहों में लिपटी धारा उसकी बाजू पर सिर रख के कब की नींद के आगोश में जा चुकी थी। ठंडे पड़ चुके शरीर और दिल दोनों को इस गर्माहट से आराम जो मिल गया था। पर मान अपने इन नए एहसासों में डूबा धारा को अपने सीने से लगाए उसकी पीठ को सहलाता हुआ जाने किस सोच में गुम था। चेहरे पर सुकून था अपने अधूरे रिश्ते के पूरे हो जाने का। धारा के माथे को प्यार से चूमकर मान ने उसे अपने आगोश में ले लिया और आंखें मूंद ली। आज सच में उसके दिल में भी सुकून उतर आया था। वो शायद ऐसा ही सुकून चाहता था अपनी लाइफ में। एक सच्चे जीवन साथी की चाह थी उसे, और धारा के रूप में उसे अपना सच्चा जीवन साथी मिल चुका था, और अब वो उसे अपनी जिंदगी से कहीं नहीं जाने देगा। इधर मान और धारा अपने रिश्ते को आगे बढ़ाकर एक हो गए थे, और उधर संजना केस जीतने के लिए आगे की प्लानिंग कर रही थी। और वंश के साथ भाग जाने का जो भी सच सामने आया था उसकी एक नई कहानी बनाने में लगी थी। उसे हर हाल में ये केस जीतना था, तभी तो उसके अच्छे दिन आएंगे। भिखारियों वाली जिंदगी नहीं जीनी उसे।
वो केस को अलग ही दिशा में मोड़ने के प्रयास में लगी हुई थी और सुमेर जी मिस्टर वर्मा के बताए हुए काम को अंजाम देने में लगे थे। वो अगली सुनवाई में ही केस को खत्म करने की कोशिश में लगे थे। मान ने भी इस बार काफी तैयारी कर ली थी। वो अब पहले से भी ज्यादा आत्मविश्वास से भर गया था और अब तो धारा की मोहब्बत भी उसके साथ थी। कुछ नए से एहसास उसके अंदर जगे थे जिससे वह बहुत खुश था। धारा भी अब खुश थी। उसका रिश्ता अब पूर्ण हो चुका था। मान उससे प्यार करता था और इन दोनों को अब कोई अलग नहीं कर सकता था। ये एहसास मान की मोहब्बत से जाग चुके थे उसके अंदर। आगे क्या होगा? संजना आगे कौन सी नई कहानी बनाने वाली है? सुमेर जी कौन सा गवाह पेश करने वाले हैं? संजना का क्या होगा? क्या वो आसानी से मान की जिंदगी से चली जाएगी? देखिए इस कहानी के अंतिम भाग में आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।